बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है मैथ 6 to 6 और इसका जो टाइटल है वो है इंटीग्रल इक्वेशंस एंड वेरिएशनल कैलकुलस। तो इस सब्जेक्ट में हम इंटीग्रल इक्वेशंस की डिफरेंट टाइप्स, उसके सॉल्यूशंस और उसमें जो कर्नल यूज़ होते हैं उनके रिलेटेड ये सारी स्टडी करेंगे। तो आज ये हमारा पहला लेक्चर है और इस पहले लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि इंटीग्रल इक्वेशन होती क्या है, फिर उसमें जो कर्नल यूज़ होता है उसकी क्या क्या टाइप्स हैं वो हम आज देखते हैं। तो सबसे पहले तो इंटीग्रल इक्वेशन, व्हाट इज़ एन इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, इंटीग्रल इक्वेशन किसे कहते हैं? एन इंटीग्रल इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच वन अननोन फंक्शन विच इज टू बी डिटरमिन्ड appears under one or more integral signs। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो ये इक्वेशन क्या होती है कि ऐसे दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिनके दरमियान इक्वल आए। तो दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के दरमियान अगर इक्वल का साइन लगाते हैं तो उसको हम इक्वेशन कहते हैं। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें इंटीग्रल का साइन आए। इंटीग्रल का साइन कौन सा होता है? ये हमारे पास इंटीग्रल का साइन होता है। तो इंटीग्रल का साइन आए, ठीक है, और उसमें इंटीग्रल में कोई अननोन फंक्शन होता है, ठीक है, इन विच वन अननोन फंक्शन, कोई अननोन फंक्शन होता है विच इज़ टू बी डिटरमिन्ड, जिसको हमने फाइंड आउट करना होता है, उसकी वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना होता है। तो इसको हम इंटीग्रल इक्वेशन बोलते हैं। इफ़ इन द इक्वेशन द डेरिवेटिव्स ऑफ दिस अननोन फंक्शन आर आल्सो प्रेजेंट, और अगर डेरिवेटिव भी मौजूद हो और इंटीग्रेशन, दोनों चीज़ें, डेरिवेटिव भी और इंटीग्रेशन दोनों मौजूद हों, तो इसको हम फिर इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें होंगी। एक तो इंटीग्रल इक्वेशन, कि ऐसी इक्वेशन जिसमें इंटीग्रल हो और एक अननोन फंक्शन हो जिसको हमने डिटरमिन करना है, जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी होती है, जिसको सॉल्व करना होता है, दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं। तो अगर किसी इक्वेशन में डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व हो और इंटीग्रेशन भी इन्वॉल्व हो तो उसको हम इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि उसमें इंटीग्रल भी है और डेरिवेटिव भी है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक एक्स है जो ए और बी के दरमियान लाई करता है, और एक एक्साई है वो भी ए और बी के दरमियान लाई करती है, और ये रियल नंबर्स हैं ए और बी के दरमियान एक्स। ठीक है, एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी एंड एक्साई लाइज बिटवीन ए एंड बी। तो यानी कि ये इंटरवल ए एंड बी बन गया। तो ये तीन तरह की इक्वेशंस लिखी हुई है। पहली इक्वेशन यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी के ऑफ एक्स एक्साई इन टू यू ऑफ एक्साई डी एक्साई। तो ये एक इंटीग्रल इक्वेशन हमारे पास बन गई। इसको इक्वेशन को नाम दे दिया गया 1.1 ए। इस तरह से दूसरी एक इंटीग्रल इक्वेशन लिखी हुई है, यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी के ऑफ एक्स एक्साई यू ऑफ एक्साई डी एक्साई। इसको इक्वेशन नंबर 1.1 इंटू बी का नाम दे दिया गया। इसी तरह से एक तीसरी इक्वेशन लिखी हुई, यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी के ऑफ एक्स एक्साई यू ऑफ एक्साई रेज टू पावर 3 डी एक्साई। तो क्योंकि ये तीनों इक्वेशंस, तीनों में इंटीग्रल साइन इन्वॉल्व है, तो हम तीनों को इंटीग्रल इक्वेशंस कहेंगे। अब इसमें देखते हैं कि ये तीनों इंटीग्रल इक्वेशंस तो हैं। अब इसमें जो यू ऑफ एक्स है इज़ अननोन फंक्शन, यहाँ पर ये यू ऑफ एक्साई, ये यू ऑफ एक्साई, ठीक है, और ये यू ऑफ एक्साई रेज टू पावर 3। क्लियर हो गया? तो ये अननोन फंक्शन है जिसको हमने डिटरमिन करना होगा कि इसको जब सॉल्यूशन इसका निकालेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हमारे पास ये यू ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जो इसमें हमने डिटरमिन करना होगा। इसी तरह से के ऑफ एक्स एक्साई क्या है? ये नॉन फंक्शन है, ये हमें गिवन होगा। एंड लैम्डा ए बी आर कांस्टेंट
ये कांस्टेंट है। द फंक्शन इन्वॉल्व में बी कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल एक्स एंड एक्स आई। ये जो के ऑफ एक्स एक्स आई है, तो ये मे बी कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन और मे बी रियल वेरिएबल विद रियल वेरिएबल्स एक्स एंड एक्स आई होगा। इसी तरह से अगर किसी इक्वेशन में ये देखें डेरिवेटिव और इंटीग्रल साइन दोनों इसमें इन्वॉल्व हो जाएं, डी यू बाई डी एक्स प्लस लैम्डा इंटू इंटीग्रल ए टू बी के ऑफ एक्स एक्स आई इंटू यू ऑफ एक्स आई डी एक्स आई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये इक्वेशन में डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व है, इंटीग्रल साइन भी इन्वॉल्व है, इसलिए हम इसको इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये अननोन फंक्शन इसमें भी यू ऑफ एक्स इसमें अननोन फंक्शन है। द नॉन बाइवेरिएट फंक्शन के ऑफ एक्स एक्स आई, अब देखते हैं कि के ऑफ एक्स एक्स आई क्या है, विच इज़ इंटीग्रेबल इन द डोमेन फ्रॉम ए टू बी। अब इसमें दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो क्या है, एक एक्स है और एक एक्स आई है, और दोनों की जो दोनों किस डोमेन में है, ए से बी में। ठीक है, ये एक इंटरवल है ए टू बी, उसमें ये दोनों एक्स और एक्स आई लाई करते हैं। इसको हम कर्नल बोलते हैं, ये कर्नल है। कर्नल क्या है, के ऑफ एक्स एक्स आई, इसको हम कर्नल बोलते हैं ऑफ द इक्वेशन। द नॉन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, यहाँ पर ये एफ ऑफ एक्स नॉन फंक्शन होगा, ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। अब इन दिस बुक we shall find various form of this kernel and will establish the solution of the integral equation consequently। हम डिफरेंट टाइप्स के इसमें कर्नल पढ़ेंगे, के ऑफ एक्स एक्स आई हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के आगे वो हम आगे उसकी डिटेल देखते हैं कि वो कौन कौन सी क्या डिटेल्स हैं इसमें। नेक्स्ट एक डेफिनेशन है, एन इंटीग्रल इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर। तो यही इंटीग्रल इक्वेशन, ये हमने ऊपर 3-4 इंटीग्रल इक्वेशंस लिखी हैं, तो इनमें लीनियर कौन सी है, लीनियर किसे कहेंगे और कब कब कहेंगे कि ये इंटीग्रल इक्वेशन लीनियर है। इफ़ ओनली लीनियर ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन इट अपॉन द अननोन फंक्शंस। तो सिंपल समझने वाली बात ये है कि इसमें जो लीनियर जो हम अननोन फंक्शन यूज़ कर रहे हैं वो लीनियर होना चाहिए। तो अननोन फंक्शन लीनियर कब होगा, जब उसकी जो पावर होती है वो मैक्सिमम 1 हो। ठीक है, मोर देन 1 पावर होगी तो वो नॉन लीनियर फंक्शन कंसीडर होगा, और अगर ये फंक्शन अननोन फंक्शन नॉन लीनियर होगा तो उस पूरी इंटीग्रल इक्वेशन को हम नॉन लीनियर कहेंगे। ठीक है, तो लीनियर फंक्शन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन कौन सी होगी कि जिसमें अननोन फंक्शन जो है वो लीनियर होगा, विच मीन्स इट इज़ द इक्वेशन इन विच नो नॉन लीनियर फंक्शंस टू बी ऑफ द अननोन फंक्शंस आर इन्वॉल्व्ड। फॉर एग्जांपल, ये पहली इक्वेशन 1.1 ए 1.1 बी 1.1 सी, ये तीनों लीनियर डिफरेंशियल लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है, जबकि ये 1.1 डी जो है ये सॉरी 1.1 सी जो है ये, क्योंकि ये पावर अननोन फंक्शन की पावर 3 आ रही है, तो ये नॉन लीनियर है, ये 1 और 2 लीनियर है। ठीक है, 1 और 2 लीनियर है, ये नॉन लीनियर, और इसी तरह से 1.1 डी ये भी लीनियर लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन है। और जो पहली दो हैं 1.1 ए एंड 1.1 बी, ये लीनियर इंटीग्रल इक्वेशंस हैं, एंड 1.1 सी इज नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशंस। क्लियर हो गया। द मोस्ट जनरल लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन में बी शेप्ड एज, अब जो इन जर्नल अगर हम किसी इंटीग्रल इक्वेशन को लिखें या लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन को लिखें तो वो हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, v ऑफ एक्स इंटू यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रल। अब ए इंटीग्रल ए का मतलब है कोई भी इंटरवल जो भी होगा, वो 0 से 1 होगा, 1 से 2 होगा, ए से बी होगा। तो इन जर्नल लिखा है तो इंटीग्रल ए के ऑफ एक्स एक्स आई, ये हमारे पास ये कर्नल फंक्शन होगा, इंटू यू ऑफ एक्स आई डी एक्स आई। ठीक है, ये एक इन जर्नल लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन लिख दी है, वेयर द अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल मे बी वेरिएबल और कांस्टेंट। तो अपर लिमिट इसकी वेरिएबल भी हो सकती है, कांस्टेंट भी हो सकती है। द फंक्शंस v f k आर नॉन फंक्शंस एंड u इज टू बी डिटरमिन्ड, u हमने इसमें से फाइंड करना होगा। लैम्डा इज नॉन जीरो पैरामीटर,
विच में बी रियल और कम्प्लेक्स। ठीक है, तो लैम्डा इसमें कांस्टेंट होगा। The importance of keeping lambda separate from k lies in the fact that it plays an essential role in the theoretical argument of the problem under context। तो इम्पोर्टेंस लैम्डा की ये है कि ये के सेपरेट फ्रॉम के से सेपरेट इसलिए रखा हुआ है कि इट प्लेज एन एसेंशियल रोल। ये हमें आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इनके सॉल्यूशंस निकालेंगे, तो फिर हमें लैम्डा के रोल का इसमें आइडिया होगा कि ये लैम्डा का रोल इसमें क्या है। काइंड्स ऑफ लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, ये डिफरेंट काइंड्स हैं इसकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो 3 काइंड्स इधर दी हुई हैं। फर्स्ट काइंड, तो हम इसको लिखेंगे लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। तो ये जनरल इक्वेशन है लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन की, ये जनरल है। तो इसमें अगर हम v इज इक्वल टू 0 लिख दें, इसको 0 पुट करें, v ऑफ x को 0 लें, इस चीज़ को, तो v ऑफ x को अगर हम 0 लिखेंगे तो ये साइड 0 हो जाएगी, ये सारी साइड, ये वाली सारी साइड 0 हो जाएगी लेफ्ट साइड इसकी। तो इफ़ v इज इक्वल टू 0, तो ये जो 1.2 बनेगी वो कुछ इस तरह से, अगर ये साइड सारी 0 हो जाएगी तो बाकी क्या बचेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रल फ्रॉम ए के ऑफ एक्स एक्स आई यू ऑफ एक्स आई डी एक्स आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये फर्स्ट काइंड ऑफ लीनियर इंटीग्रल इक्वेशंस बन गई। इसी तरह से सेकंड काइंड, अगर हम v को 1 लिख लेंगे, v ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 आएगा, तो जब 1 आएगा तो फिर हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, यही इक्वेशन 1.2। ठीक है, 1.2 में हम v ऑफ एक्स को 1 लिखेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो u ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रल ए के ऑफ एक्स एक्स आई यू ऑफ एक्स आई डी एक्स आई। तो ये इक्वेशन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड बन गई। इसी तरह से थर्ड काइंड पर आएंगे, अगर अब ये फर्स्ट काइंड में v 0 था, सेकंड काइंड में v 1, तो अब थर्ड काइंड में हम कहते हैं कि v 0 नहीं है, v इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो v की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो अगर 1 होती है तो सेकंड काइंड बन जाते हैं, लेकिन 1 के अलावा v 0 नहीं है उसके अलावा, तो ये इट सेल्फ वर्क करेगी, जो भी उसके अकॉर्डिंगली ये इंटीग्रल इक्वेशन बनेगी, इसको हम थर्ड काइंड कहते हैं। अब फर्स्ट काइंड कौन सी, अगर v 0 होगा तो फर्स्ट काइंड 1 होगा तो सेकंड काइंड, इसके अलावा v की कोई भी वैल्यू होगी तो वो इटसेल्फ ये जो इन जनरल इक्वेशन बनी है ये एज इट इज़ वर्क करेगी। ठीक है, तो थर्ड काइंड इफ v इज नॉट इक्वल टू 0 इक्वेशन 1.2 इटसेल्फ वर्क्स। क्लियर होगा, ये थी ये इसकी लीनियर इंटीग्रल इक्वेशंस की डिफरेंट काइंड्स थी इसकी। अब हम इसमें जो यूज़ होता है कर्नल के ऑफ एक्स एक्स आई। ठीक है, तो इसमें हम के ऑफ एक्स और एक्स आई ये हम यूज़ करते हैं, इसको हम कहते हैं कर्नल ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन। अब कर्नल ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन कैसे इसकी कुछ स्पेशल काइंड्स हैं, इसको हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि स्पेशल काइंड्स ऑफ कर्नल्स वो क्या होंगी। एज मैंशनड अर्लियर, the role of the known bivariate function k of x xi is quite significant both from the problem and its solution point of view. स्पेशल काइंड्स ऑफ कर्नल, इसमें सबसे पहले आएगा सिमेट्रिक कर्नल। सिमेट्रिक कर्नल क्या है, द कर्नल के ऑफ एक्स एक्साइज सिमेट्रिक या complex symmetric is also called Hermitian if k of x xi is equal to k, ये बार लगा k बार ऑफ xi x, ये आपस में इंटरचेंज होते हैं x xi और xi x, तो ये सिमेट्रिक कर्नल होता है। हम अगर जो हम मैट्रिसेस में भी हमने सिमेट्रिक पढ़े हुए हैं, तो सिमेट्रिक क्या होता था, अगर हम मैट्रिक्स की फॉर्म अगर उसको इस तनाजुर में हम समझें तो हमें आसानी से समझ आ सकती है कि अगर हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स ए होता था तो उसको हम सिमेट्रिक कब कहते हैं, जब इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, तो उसी को ही हम सिमेट्रिक कहते हैं। ठीक है, यानी कि उसको रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं और कॉलम्स को
रोज में चेंज कर देते हैं तो वो सिमेट्रिक बनता है। इसी तरह से ये के ऑफ एक्स एक्साई है, तो एक्स एक्साई को हम एक्साई एक्स में अगर कन्वर्ट करेंगे, एक्स को रिप्लेस कर देंगे एक्साई के साथ और एक्साई को एक्स के साथ, तो ये हो जाएगा सिमेट्रिक। लेकिन अगर हम ये इसके कॉन्जुगेट भी ले लेंगे, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, यानी कि ये अगर इनमें वो होंगे कम्प्लेक्स वैल्यूज होंगी, तो फिर वो हर्मिशन भी बन जाएगा। ठीक है, तो कॉन्जुगेट लेते हैं। तो कॉन्जुगेट अगर तो रियल नंबर है तो कॉन्जुगेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मसलन अगर हमारे पास लिखा हुआ है 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है, तो इसका अगर हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो तो बनेगा 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, लेकिन अगर हम सिर्फ 2 लिखा हुआ है और इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो तो 2 का 2 ही रहेगा। तो रियल नंबर का कॉन्जुगेट लेने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कम्प्लेक्स नंबर का अगर अलबत्ता हम कॉन्जुगेट लें तो जो कम्प्लेक्स वाली आयोटा वाली वैल्यू होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो इसीलिए ये लिखा है कि सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक और कम्प्लेक्स सिमेट्रिक, अगर कम्प्लेक्स वो वैल्यूज़ होंगी तो उसको कम्प्लेक्स सिमेट्रिक या हर्मिशन कहेंगे। तो इस चीज़ को हम हर्मिशन भी कहते हैं, ए बार ट्रांसपोज़, तो वो एक इक्वल हो तो उसको हम हर्मिशन कहते हैं। ठीक है, तो ये हर्मिशन जो है वो इसको हम यहाँ पर, लेकिन हम सिमेट्रिक कर्नल कहेंगे या हर्मिशन कर्नल कहेंगे अगर वो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट भी है तो अ रियल कर्नल इज सिमेट्रिक। अब रियल तो सिमेट्रिक ही होगा, उसमें तो वो कॉम्प्लेक्स वाली वैल्यूज़ ही नहीं होंगी। तो जस्ट एक्स एक्साई को एक्साई एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ये अगर ये इक्वल होता है तो वो सिमेट्रिक कर्नल। फॉर इंस्टेंस अगर हम मिसाल लें तो ई रेज़ टू पावर एक्साई एक्स। अब ई रेज़ टू पावर एक्साई एक्स लिख लें, ई रेज़ टू पावर एक्स एक्साई लिख लें, तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सेम ही वैल्यू रहती है, इसलिए इसको हम सिमेट्रिक बोलेंगे, जो ये सिमेट्रिक है। और अगर हम tan इनवर्स एक्साई ओवर एक्स, ये हम के ऑफ एक्स एक्साई लेते हैं, तो इसके अगर हम एक्स और एक्साई को इंटरचेंज करते हैं तो वो इक्वल तो नहीं रहेगा। ठीक है, तो फिर ये नॉट सिमेट्रिक कर्नल होगा। ये नॉट सिमेट्रिक कर्नल, इसको हम सिमेट्रिक नहीं कहेंगे, लेकिन ये सिमेट्रिक होगा। ठीक है, अब कर्नल डेफिनेटली कोई ना कोई फंक्शन ही है ना, तो वो ई रेज़ टू पावर एक्साई एक्स भी हो सकता है और tan इनवर्स एक्साई ओवर एक्स भी हो सकता है। तो ये कोई ना कोई फंक्शन है। तो अगर इस तरह का फंक्शन है जिसमें हम एक्स और एक्साई को रिप्लेस एक दूसरे से कर सकते हैं तो वो सिमेट्रिक होगा, अगर नहीं कर सकते तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा, नॉट सिमेट्रिक, नॉन सिमेट्रिक उसको बोलेंगे। दूसरे नंबर पर जो इसकी कर्नल की दूसरी किस्म है, दूसरी सेकंड काइंड हम उसको कह सकते हैं, तो वो है सेपरेबल और डीजेनरेट कर्नल। ठीक है, सेपरेबल कर्नल। तो इफ़ के ऑफ एक्स एक्साई, ठीक है, ये अगर ये कुछ इस फॉर्म में लिखी हो कि जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स आई, दो फंक्शंस हैं, अलग अलग फंक्शंस हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं या ऐड हो रहे हैं, लेकिन वो अलग अलग है और उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स k हैज़ बीन एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ईच ऑफ विच इज द प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस ऑफ x ओनली एंड xi ओनली। हर टर्म या तो x की टर्म है या xi की है, मिक्स अप नहीं है। कोई भी टर्म x और xi की इकट्ठी नहीं है, हर टर्म या तो x की है या फिर xi की है। अलग अलग टर्म्स हैं वो सेपरेबल हो सकती हैं। आप x को अलग से कर, अलग x वाली टर्म्स को अलग कर सकते हैं, xi वाली टर्म को अलग कर सकते हैं। तो अगर आप कर्नल में से एक्स की टर्म्स अलग कर सकते हो और एक्साई की टर्म्स अलग कर सकते हो तो उसको हम सेपरेबल कर्नल बोलते हैं। ठीक है, तो ये सेपरेबल और डीजेनरेट कर्नल, ऑब्वियसली जी आई एफ एक्स एंड एच आई एफ एक्साई आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे और एल्स सम ऑफ द टर्म्स विल combine and consequently the number of terms will reduce. A degenerate kernel has a finite number of characteristic value. ठीक है, ये दो होगी, एक सिमेट्रिक कर्नल होगा, एक सेपरेबल कर्नल होगा। तीसरे नंबर पर डिफरेंस कर्नल। डिफरेंस कर्नल कौन सा होगा? अ कर्नल ऑफ द फॉर्म, अगर इस तरह की कोई कर्नल की फॉर्म आ जाए के ऑफ एक्स माइनस एक्साई, इज कॉल्ड डिफरेंस कर्नल। एक्स और एक्साई आपस में वो हो रहे हो, डिफरेंशिएट हो रहे हो, माइनस हो रहे हो, तो उसको हम डिफरेंस कर्नल कहेंगे। ठीक है, तो ये तीन मेन काइंड्स थी, स्पेशल काइंड्स ऑफ कर्नल्स थी। इससे पहले हमने काइंड्स ऑफ लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, वो भी तीन काइंड्स की थी। फर्स्ट काइंड लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, सेकंड काइंड एंड थर्ड काइंड। उसके बाद हमने
कर्नल्स की स्पेशल काइंड्स पढ़ी, वो भी 3 थी, सिमेट्रिक कर्नल, सेपरेबल कर्नल और डिफरेंस कर्नल। इसके बाद आ जाते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशंस। अब इंटीग्रल इक्वेशंस को हम क्लासिफाई करते हैं। ये 4 हिस्सों में हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं। नंबर 1 फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन, नंबर 2 वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, नंबर 3 सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन एंड नंबर 4 कन्वोल्यूशन इंटीग्रल इक्वेशन। तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी। इसको हम क्लासिफाइड इंटीग्रल इक्वेशन को 4 हिस्सों में हम क्लासिफाई कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि ये वन बाय वन करके कि कौन से टाइप की इक्वेशन ये कौन सी होती है। फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन कौन सी होती है? सबसे पहले तो इन जनरल इक्वेशन तो हमारे पास ये है लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। ये इन जनरल इक्वेशन लिखी हुई है। अब ये डिफरेंस कहाँ से आएगा? जस्ट ये लिमिट्स में, ठीक है। तो अगर तो ये है कि इंटीग्रल इक्वेशन इस टाइप की है, v of x into u of x is equal to f of x plus lambda integral a to b k of x xi u of xi dxi where a and b are both constant। अब इसमें ये आप लोगों ने नोट करनी है चीज। अब फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन कौन सी होगी? जिसमें ये वैल्यूज जो हैं, जो लिमिट्स हैं इंटीग्रल की a एंड b दोनों कांस्टेंट होंगी। तो इसको हम फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द थर्ड काइंड, ठीक है, ये थर्ड काइंड ही बनती है ना। तो अगर वो फर्स्ट काइंड, अगर v0 होगा तो फर्स्ट काइंड बन जाएगी, और अगर v1 होगा तो सेकंड काइंड बन जाएगी, ठीक है। अदरवाइज ये थर्ड काइंड है। तो ये here f of x, v of x and k of x xi are known functions. U of x is unknown function and lambda is real और complex parameter। ये हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं कि ये नॉन फंक्शंस हैं। k of x xi जो है वो कर्नल है, u of x अननोन फंक्शन है जो कि हमने डिटरमिन करना है, और लैम्डा या तो रियल या फिर कम्प्लेक्स पैरामीटर होगा। तो इन इक्वेशन 1.3 अगर v of x 0 होगा तो वो क्या बनेगी? ये लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन बनेगी। इसको हम फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन कहेंगे, जिसमें a और b कॉन्स्टेंट्स वैल्यू होंगी। ये फर्स्ट काइंड की बन जाएगी इक्वेशन। और अगर v of x 1 होगा तो फिर ये फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड बन जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर f of x इज इक्वल टू 0, इसमें ये भी नोटेबल बात है कि अगर एफ ऑफ एक्स आप ज़ीरो कर देंगे तो जो इक्वेशन आएगी, ये क्योंकि हमारे पास इन जर्नल इक्वेशन लिखी हुई थी, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स ये ज़ीरो हो जाएगा। तो जो इंटीग्रल इक्वेशन बचेगी वो यू एफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा इंटीग्रल ए टू बी के ऑफ एक्स एक्स आई यू ऑफ एक्स आई डी एक्स आई। इट इज़ नोन एज होमोजीनियस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकंड काइंड, ठीक है। वी ऑफ एक्स 1 है, तो होमोजीनियस कब होगी? जब एफ ऑफ एक्स यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स को 0 लेंगे तो ये होमोजीनियस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर होगी बात? अब ये देखें, ये अब इन जर्नल लिखी हुई है फ्रेडहोम। पहली बात तो ये कि फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन कौन सी होगी? जिसमें इंटीग्रल की जो लिमिट्स हैं वो कॉन्स्टेंट्स होंगी। उसके बाद अगर वी ऑफ एक्स 0 है तो ये फर्स्ट काइंड फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन होगी, और अगर वी ऑफ एक्स 1 है तो ये सेकंड काइंड फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन होगी, और अगर एफ ऑफ एक्स 0 है तो ये होमोजीनियस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन होगी। और अगर वी ऑफ एक्स ना तो 0 है, 0 नहीं है, 0 के अलावा कोई और वैल्यू है, या 1 भी नहीं है, तो ये थर्ड काइंड ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर, क्योंकि ये हमने क्लासीफाई इसको किया था 4 हिस्सों में, तो सेकंड, पहली तो होगी फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन, सेकंड वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन क्या है? लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ये वही इन जनरल इक्वेशन लिखी हुई है, वी ऑफ एक्स इंटू यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रल ए टू एक्स। अब ये जरा गौर करें, डिफरेंस क्या है? फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन में ए टू बी थी लिमिट्स, दोनों कांस्टेंट, लेकिन अगर इसमें एक लिमिट, अपर लिमिट जो है वो वेरिएबल आ जाती है, तो इसको हम वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। वेयर द अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल इज वेरिएबल। तो अपर लिमिट अगर वेरिएबल आ जाती है तो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। वी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स एंड के ऑफ एक्स एक्साई आर नॉन फंक्शंस। के ऑफ एक्स एक्साई इसमें कर्नल है, वो नॉन फंक्शन है, एंड यू ऑफ एक्स इज अननोन फंक्शन
एंड इज सेड टू बी वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ थर्ड काइंड। ठीक है, ये थर्ड काइंड है। सिमिलरली अगर वी ऑफ एक्स जीरो होगा तो ये वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड बन जाएगी। वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 होगा तो ये वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड बन जाएगी। और इसी तरह से अगर एफ ऑफ एक्स जीरो होगा तो फिर ये होमोजीनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो लिमिट्स आपने याद रखनी है कि अगर लिमिट दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं तो फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन, और अगर अपर लिमिट इसकी वेरिएबल है तो ये वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, थर्ड काइंड है सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन कब होगी? इफ ईदर वन और बोथ द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर इनफाइनाइट। अगर इंटीग्रल में या तो दोनों ही लिमिट्स इनफाइनाइट हों या फिर कम से कम एक इनफाइनाइट हो, तो एक लिमिट तो इनफाइनाइट होनी चाहिए, तो फिर हम उसको ये सिंगुलर कहते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? द कर्नल बिकम्स इनफाइनाइट एट वन और मोर पॉइंट्स विद इन द रेंज ऑफ द इंटीग्रेशन। या तो उसकी लिमिट्स इनफाइनाइट हों या फिर जो कर्नल गिवन है वो विद इन द इंटरवल जो है वो इनफाइनाइट बनता हो। ठीक है, तो उसको हम सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन कहेंगे। अब ये पहली जो इंटीग्रल इक्वेशन लिखी हुई है तो वो तो सिंपल इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों ही लिमिट्स इन्फिनिटी हैं, इनफाइनाइट्स हैं। तो अगर एक भी इनफाइनाइट होती तो ये इंटीग्रल इक्वेशन बन जाती। अगर दूसरी यहाँ पर देखें तो इसमें लिमिट तो 0 टू x है। ठीक है, यानी कि ये बननी तो ये वोल्टेरा चाहिए, हमने वोल्टेरा में पढ़ा, लेकिन क्योंकि ये कर्नल है x माइनस एक्साई रेज टू पावर अल्फा और डिनोमिनेटर में है, अगर अगर हम यहाँ पर x ये यहाँ पर पुट करें, क्योंकि लिमिट x है ना, तो ये 0 बनता है, तो 1/0 इन्फिनिट। तो सेकंड पॉइंट यही बता रहा है कि अगर जो कर्नल गिवन है उसमें इसी रेंज में ये इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। अगर ये इनफाइनाइट होता है तो फिर भी ये सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन कहलाएगी। तो यहाँ पर हम x यहाँ पर अगर हम लगाएं तो ये इनफाइनाइट 1/0 बन जाएगा, तो 1/0 इज इनफाइनाइट। तो अगर ये इनफाइनाइट बन जाता है तो फिर भी हम इसको सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन बोलेंगे। तो अब ये सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन होगी। ठीक है, तो ये तीन तरह की हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन होगी। पहले फ्रेडहोम जिसमें जो लिमिट्स थी वो कांस्टेंट, दूसरी वोल्टेरा जिसमें अपर लिमिट वेरिएबल, तीसरी सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन जिसमें जो लिमिट्स हैं या तो वो इनफाइनाइट हैं दोनों ही, या एक इनफाइनाइट है, या फिर उस इंटरवल के दौरान जो कर्नल है वो इनफाइनाइट बन रहा है। ठीक है ना, तो ये सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन होगी। चौथे नंबर पर है जी कन्वोल्यूशन इंटीग्रल इक्वेशन। कन्वोल्यूशन इंटीग्रल इक्वेशन क्या कहती है? इफ द कर्नल k ऑफ x xi इज अ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल एंड इज ऑफ द टाइप k ऑफ x xi इज इक्वल टू k ऑफ x माइनस xi, डिफरेंस कर्नल आ जाए। अब चाहे लिमिट कोई भी हो, चाहे लिमिट फाइनाइट हो, इनफाइनाइट हो, कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, लेकिन कर्नल अगर आपका आ जाता है डिफरेंस में, k ऑफ x माइनस xi आ जाता है। ठीक है, डिफरेंस कर्नल आ जाता है, तो फिर हम इसको कन्वोल्यूशन इंटीग्रल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, अब इसकी लिमिट चाहे जो भी हो, चाहे कांस्टेंट हो, चाहे वेरिएबल हो, चाहे इनफाइनाइट हो, जो भी हो। तो इफ द कर्नल इज अ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल एंड इज ऑफ द टाइप k of x minus xi, then the integral equation, that is equation 1.5 and 1, takes the shape this। तो इसको हम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ कन्वोल्यूशन टाइप बोलेंगे। तो ये इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ कन्वोल्यूशन टाइप बन गई। फर्दर इफ u of 1 and u2 of x are two continuous functions defined for x is greater than equal to 0, then the convolution or faulting of u1 and u2 is expressed or defined as, ये कन्वोल्यूशन इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, 0 to x इंटीग्रल 0 to x u1 and u1 of x minus xi into u2 of xi dxi। ठीक है, that is equal to 0 to integral 0 to x u1 xi into u2 x minus xi dxi। तो ये थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन को क्लासीफाई, हमने 4 हिस्सों में इसको क्लासीफाई किया था।
ठीक है जी।